Hello everyone, this is the Doctor. I hope you are doing really well। तो चलिए हम पढ़ रहे थे अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। ओके जी, पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ने वाले हैं। आज स्टार्ट होगा हमारा आर्टिकल 3। अभी हम अपना आर्टिकल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, आर्टिकल 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 3 स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, कंप्लीट है सभी का आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2। किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। किसी को कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, PYQ लगाए होंगे आप लोगों ने। PYQ में अगर आपको कोई भी सिंगल पॉइंट भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट नोट डाउन करिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हम अपना आर्टिकल 2 कंप्लीट करा था हमने लास्ट क्लास में। आज हम आर्टिकल 3 स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 3 स्टार्ट करने से पहले हम एक बार आर्टिकल 2 का रिवाइज कर लेते हैं। ओके जी, आर्टिकल 2 का रिवाइज करके 5 मिनट्स, उसके बाद हम आर्टिकल 3 स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलना। फर्स्ट हमने पढ़ा था आर्टिकल 2 में, मैंने बताया था कि आर्टिकल 2 में क्या क्या बताया है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल या फिर मोस्ट प्रेडिक्टेबल टेबल थी। लॉन्ग फॉर्म जो टेबल थी पीरियोडिक टेबल की, वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी। उसके डिस्कवर होने से पहले जिन जिन साइंटिस्टों ने कोशिश की थी पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने की, उसको हमने आर्टिकल 2 के अंदर पढ़ा हुआ है। जिसमें फर्स्ट था डॉबरनियर ट्रायड रूल। डॉबरनियर ट्रायड रूल में क्या बताया था, जब भी हमें मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना हो, वो अर्थमेटिक मीन होता है फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का। ओके जी, मैंने बताया था डॉबरनियर ट्रायड रूल से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको 3 एलिमेंट्स दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये डॉबरनियर ट्रायड रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने बताया था या तो आप तीनों के अर्थमेटिक मास, अर्थमेटिक एटॉमिक मास, अर्थमेटिक मीन, एटॉमिक मास निकालो, या फिर मैंने एक ट्रिक बताई थी कि क्या करो, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ डिफरेंस निकालो। फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस निकाल लिया एंड सेकंड एंड थर्ड का डिफरेंस निकाल लिया उसके एटॉमिक नंबर का। अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है तो वो डॉबरनियर ट्रायड रूल फॉलो करेगा, अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो डॉबरनियर ट्रायड रूल फॉलो नहीं करेगा। ओके जी, ये हमने डॉबरनियर ट्रायड रूल में पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा था टेलुरिक्स हेलिस या फिर सिलेंड्रिकल टेबल। इसको किसने दिया था? डी जॉन कॉर्टेस ने दिया था। सिर्फ यही है। मैंने एक और ट्रिक बताई थी, जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात नहीं होगी तब तक हम एटॉमिक मास को ही बेस्ड मानेंगे। ओके जी, चलिए थर्ड थी न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेज। इन्होंने कोशिश की थी, इन्होंने क्या करा था कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासिफाई किया था। लेकिन ये जो न्यूलन साहब थे ये सिर्फ 20 तक ही वैलिड कर पाए थे, इसके आगे डिस्कवर नहीं कर पाए थे। उन्होंने बोला था कि जो एवरी 8 एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। ओके जी, क्लियर है? चलिए जी, फोर्थ हमने पढ़ा था लोथरमियर कर्व। जैसे कि मैंने बताया था जब कर्व की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ से कोई ना कोई रिलेटेड तो बात की होगी। मैंने बताया था कि जो लोथरमियर साहब थे इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था किसके और किसके बीच, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक मास के बीच। जिसमें टॉप पर क्या रखा था, क्वेश्चन यही आता है लोथरमियर कर्व से जब भी क्वेश्चन आएगा यही क्वेश्चन आएगा कि टॉप पर क्या रखा गया है इसमें, जल्दी बताओ। एल्कलाइन मेटल्स। अब तो आप बता दोगे ना एल्कलाइन मेटल्स किसको बोलते हैं। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट एक ग्रुप होता है उसको एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। अब आप ये भी बता दोगे कि फर्स्ट एक को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोलते हैं, बता दोगे ना। बिकॉज दीज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर
बेसिक इन नेचर। इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ओके जी, चलिए बॉटम पर, सबसे बॉटम होता है सबसे नीचा, उधर क्या रखा था इन्होंने, मेटेलाइट्स को रखा गया था। मेटेलाइट्स बता देंगे ना, लैडर बताया था, याद है। चलिए जी, उसके बाद असेंडिंग में इन्होंने रखा था हैलोजन्स को। हैलोजन किस ग्रुप को बोला था, 17 ग्रुप को। वेरी गुड। अच्छा बताओ तो कि जो हैलोजन्स होता है 17 ग्रुप को हैलोजन्स क्यों बोलते हैं, अब तो आप बता दोगे ना। हैलो मतलब सॉल्ट एंड जन्स मतलब फॉर्मेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए 17 ग्रुप को हैलोजन्स बोलते हैं। क्लियर है। चलिए जी, फिर मैंने बताया था डिसेंडिंग में किसको रखा था, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। अच्छा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसको बोला था, वेरी गुड, सेकेंड ए के ग्रुप को। अब सेकेंड ए के ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला था, नो डाउट इसके भी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बट इसके जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए सेकेंड ए ग्रुप को एलिमेंट को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ओके जी, क्लियर है। चलिए जी, आगे हमने बताया था मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या क्लासिफाई किया गया था कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें ये मेंडलीव पहले ऐसे थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप एंड पीरियड में क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। इन्होंने क्या करा, 7 तक इन्होंने क्या करा, ये नो डाउट ये भी एटॉमिक मास पर ही बेस्ड थी। इन्होंने क्या करा, 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप बनाए प्लस 0 ग्रुप बनाए। ओके जी, 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप प्लस 0 जो ग्रुप था जिसको हमने नोबल गैसेस नाम दिया था, वो भी मेंडलीव ने डिस्कवर कर दिया था। इसमें कितने एलिमेंट थे, इसमें टोटल 63 एलिमेंट थे। जो 7th ग्रुप तक थे, जो 7th ग्रुप तक, फर्स्ट से लेके 7th ग्रुप तक इन्होंने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिसमें जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें इन्होंने किसको रखा था, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को। एंड जो सेकंड ग्रुप था 7th में, क्या बता रही हूँ, फर्स्ट एंड 7th तक इन्होंने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ए एंड बी। ए में इन्होंने रखा गया, किसको रखा गया, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को, एंड बी में किसको रखा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोला था हमने, लॉन्ग फॉर्म के अकॉर्डिंग डी ब्लॉक को। क्यों बोला था, बिकॉज इसकी पेनल्टीमेट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, इसलिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एक मिनट, कंप्लीटली नहीं होती, पेनल्टीमेट शेल, फिर से गलती कर दी मैं क्या हर चीज़ सही बोलूँगी, आप लोगों को ध्यान रखना है, पढ़ा चुकी हूँ। क्या बताया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज, क्यों बोलते थे, क्योंकि इसकी पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होती थी। लेकिन जो 12 ग्रुप के मेंबर्स थे, 12 ग्रुप का क्या नाम बताया था, वॉलेटाइल मेटल्स। जो वॉलेटाइल मेटल्स थे उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था, बिकॉज उसकी जो पेनल्टीमेट शेल होती थी वो कंप्लीटली फिल्ड होती थी। चलिए जी, तो हम पढ़ रहे थे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 तक उन्होंने ए एंड बी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। ए में उन्होंने रखा नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एंड बी में किसको रखा गया था, जल्दी बताओ, मैं बता चुकी हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट को। एंड उन्होंने 8th ग्रुप में टोटल 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी थे। इन्होंने क्या करा, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास में करेक्शन किया गया। ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एलिमेंट के एटॉमिक मास में मेंडलीव ने करेक्शन किया था, तो वो एलिमेंट को मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, यू बेईमान इंसान गोल्ड पर। ओके जी, याद है। चलिए, सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की जगह खाली छोड़ दी गई थी, तो उसको डिस्कवर भी मेंडलीव साहब ने किया था। उसको मैंने याद करना बताया था, सीता गीता, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आलू, गाजर, एल्यूमिनियम, गैलियम, बीएससी मतलब बोरॉन एंड स्कैंडियम एंड एमटेक, मैग्नीज एंड टेक्नीशियम। चलिए जी, जब एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी तो होंगे इनके। तो इनके डिसएडवांटेज क्या थे, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो फर्स्ट ए से एंड 7th ए से दोनों से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, इसकी वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज था। दूसरा था इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ओके जी। थर्ड था, नो डाउट जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया था वो इसके
एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ गलती कर दी थी। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासिफाई कर दिया गया था। अब वो कौन से एलिमेंट थे, ट्रिक याद करना बताइए, ट्रिक से हमेशा याद रहेगा। ट्रिक बताई थी, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं। ओके जी, बताई थी। सब लोग अपना रिवाइज करते हुए चलना, तभी आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्रॉपर समझ में आएगा। ओके जी, चलिए 3 डिसएडवांटेज हो गए। चौथा इसका डिसएडवांटेज था इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। क्यों था आपको पता है कि एफ ब्लॉक का तो कोई ग्रुप ही नहीं बनाया गया था। एफ ब्लॉक को तो थर्ड ग्रुप के 6 एंड 7 पीरियड में ही रख दिया गया है ना जी, 6 एंड 7 पीरियड में रख दिया गया। 6 पीरियड को बोला था लेंथेनॉइड्स। अच्छा, कहाँ से कहाँ एलिमेंट्स ब्लॉक करते थे लेंथेनॉइड्स में? 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम तक, वेरी गुड। एंड एक्टिनॉइड्स में 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम तक, वेरी गुड। चलिए जी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल यहाँ खत्म होती है। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मॉसले ने दिया था। ये किस पर बेस्ड था? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। ओके जी, फिर ये इक्वेशन बताई थी। ये हमारा कंप्लीट होता है रिवाइज का सेशन। चलिए जी, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 3 से। जो आर्टिकल 3 है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 3 है। हर ईयर इससे मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना है। मेरा एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना, हर लेक्चर्स को देखते हुए चलना है। और अगर आपने अभी तक मेरे लेक्चर्स को नहीं देखा है, जितने भी 10-11 लेक्चर हो चुके हैं अभी तक, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप पहले उन लेक्चर्स को कवर करिए, देन उसके बाद इस लेक्चर पर आइएगा। ठीक है जी, चलिए देखिए आर्टिकल 3 पहला टॉपिक है पीरियोडिसिटी किसको बोलते हैं। हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है द रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टी टूवर्ड्स टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। क्या मतलब है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है जो भी चेंजेस हो रहे हैं टॉप से ग्रुप में, टॉप से लेके बॉटम तक एंड पीरियड में लेफ्ट से लेके राइट तक जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। कैसे चेंजेस? जैसे कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते थे तो एटॉमिक साइज बढ़ता था। क्यों बढ़ता था? नंबर ऑफ शेल बढ़ती थी। जबकि आईपी यूजुअली IPEAEN, IP मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, EA मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड EN मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यूजुअली कम होती हैं ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं। एंड जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता था? कम होता था। इधर नंबर ऑफ शेल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, कांस्टेंट रहती थी। लेकिन जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो क्या होते थे? बढ़ते थे। ओके जी, सब क्लियर कर चुकी हूँ मैं लास्ट क्लास में, तो अब तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। एंड पीरियड में जो IP होता था, EA होता था एंड EN होता था, वो यूजुअली, एक्सेप्शन बढ़ेंगे नो डाउट, यूजुअली क्या होती हैं? बढ़ती हैं। ओके जी, तो यही तो चेंजेस जो हो रहे हैं ना कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये जो ग्रेडेशन का मतलब होता है चेंज। किसी भी प्रॉपर्टी में जो चेंज है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इसको ही बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ओके जी, चलिए क्लियर है सबको? चलिए जी, सेकंड टॉपिक आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको एस ब्लॉक की रिएक्टिविटी बताई थी। फर्स्ट ए एंड सेकंड ए में से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होता था? फर्स्ट ए। क्यों रिएक्टिव होता था? मैंने आपको एक फंडामेंटल इसकी ट्रिक बताई थी कि जब भी हमें रिएक्टिविटी देखनी हो तो मेटल्स में, पहले तो मुझे ये बता दो, अब आप लोग, मैं नहीं बताऊंगी, ये बताइए कि जो मेटल्स कहाँ कहाँ आती थी, किस किस ब्लॉक में मेटल्स को रखा गया, किस किस ब्लॉक में नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स को रखा गया। मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स को रखा गया, जबकि जो पी ब्लॉक थी
उसमें मेटल्स को भी रखा गया, नॉन मेटल्स को भी रखा गया एंड मेटलॉइड्स को भी रखा गया, नो डाउट। देखो एक ट्रिक है, अभी इसे अपने ब्रेन में सेट कर लो। जब भी मेटल्स में रिएक्टिविटी देखेंगे, जब भी मेटल्स में रिएक्टिविटी देखेंगे, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखेंगे, ओके। और जब भी नॉन मेटल्स में नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखेंगे तो उसमें ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखेंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स में जल्दी से, क्योंकि नॉन मेटल्स को लास्ट वाले ग्रुप्स में रखा गया है ना, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगी। ओके जी, क्लियर है सबको? चलिए अब हम पढ़ते हैं ग्रुप में। ग्रुप में भी पढ़ेंगे, पीरियड में भी पढ़ेंगे, सब में पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट ए की बात करते हैं। फर्स्ट में पहले तो क्या रखा गया है, मेटल्स आती है यूजुअली। तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटल्स में की रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी, देखो मैं एक बार समझा चुकी हूँ, फिर से समझाती हूँ। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो उसकी नंबर ऑफ शेल भी तो बढ़ रही होंगी। यहाँ पर देखो, जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो उसकी नंबर ऑफ शेल्स भी तो बढ़ रही होंगी, है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, मान लो ये वाला लास्ट वाली शेल है, बहुत दूर है न्यूक्लियस से, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज, अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो, उसका साइज मान लो किसी का साइज बहुत बड़ा है तो उसकी नंबर ऑफ शेल्स उसमें ज़्यादा होंगी। अगर नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है वो कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि शेल बहुत बाहर है और न्यूक्लियस अंदर है, तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अट्रैक्शन तो होगा। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो ये तो इलेक्ट्रॉन शेल को छोड़ के बाहर निकल जाता ना। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये शेल को छोड़ के बाहर निकल जाता। फिर तुम कैसे कहोगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन ने अट्रैक्ट ही नहीं करा न्यूक्लियस को। अट्रैक्ट तो ज़रूर करेगा लेकिन वीकली अट्रैक्टिव होगा, ये ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अगर फर्स्ट का ग्रुप मान लो ईजिली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो ये अपना कॉन्फ़िगरेशन ईजिली नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। क्लियर है? फिर से सुनो ध्यान से, देखो जैसे जैसे हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, नो डाउट बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है भाई, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं। देखो मैंने बताया ना, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं। अब जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बताया था, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से उसका जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन क्यों करेगा, अभी बताया, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नहीं बोलोगे कि इसका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। चाहे कितना भी साइज बढ़ जाए, कितनी भी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाए, उसका अट्रैक्शन जरूर रहेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर अट्रैक्शन नहीं रहता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में प्रेजेंट होता, नहीं होता, फिर तो वो शेल को छोड़ के बाहर इन्फिनिटी में ही चला जाता, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन रहेगा लेकिन वीकली अट्रैक्शन रहेगा। तो जैसे जैसे हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन वो इजीली निकाल देगा। अगर इजीली निकाल देगा तो वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक रिएक्टिविटी बढ़ती है, याद रखिएगा। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी। क्या पढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी। हाँ जी, मेटेलिक रिएक्टिविटी क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी। मैंने अभी बताया कि नॉन मेटल्स में जब भी हम नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी देखेंगे तो उसमें ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखेंगे। क्यों, अब मान लो जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या नोबल गैसेस के पास में है, नियरेस्ट है ना,
तो वो क्या करेंगी, इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेंगी। मान लो 17 ग्रुप को ही ले लेते हैं, नॉन मेटल्स है। जब भी हम नॉन मेटल्स में ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, En क्या होती है, कम होती है। तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो इजीली, जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो इजीली क्या करेगा, उसकी En ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब En क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब En कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं En। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं, नो डाउट नॉन मेटल्स में हाई En होता है। जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो En क्या होता है, यूजुअली कम होता है। यूजुअली En में क्या होती है, कमी होती है। क्यों होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। रीज़न यही जाएगा, अभी रीज़न ये याद रख लो कि जब भी हम नॉन मेटल्स में या फिर किसी में भी ग्रुप्स में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो En क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। अब En क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं En। तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है, मान लो फ्लोरीन है, इसकी En ज़्यादा है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। तो इसने अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करा और अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लिया तुरंत से। जबकि जो आयोडीन की कंपैरिजन, आयोडीन की En क्या है, तो कम है। तो एज कंपेयर टू फ्लोरीन, जो आयोडीन है वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, जबकि जो फ्लोरीन है वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। तो मोर रिएक्टिव हो गया। इसलिए नॉन मेटल्स में जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है। क्लियर है सबको? फिर से सुनो एक और बार। जब हम फर्स्ट की बात करेंगे, मेटल्स की बात करेंगे, तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज मेटल्स में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि अट्रैक्शन है ही नहीं, अट्रैक्शन है तभी वो इलेक्ट्रॉन उस शेल में प्रेजेंट है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो वो तो उस शेल को छोड़कर बाहर चला जाता ना। तो ये नहीं कहेंगे कि अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन है लेकिन वीक अट्रैक्शन है, तो वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। तो इजीली उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जिसका साइज जितना ज़्यादा होगा वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और उतना जल्दी रिएक्टिव हो जाएगा। इसलिए मेटल्स में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक रिएक्टिविटी बढ़ती है। जबकि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करें, फॉर एग्जांपल 17 ग्रुप, जब इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं En से। En क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है ना उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो क्या होता है, 17 ग्रुप के मेंबर की नो डाउट हाई En होती है, लेकिन मैंने बताया था जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं ना तो En क्या होता है, कम होता जाता है। यूजुअली बोल रही हूँ, एक्सेप्शन है उसको छोड़ो अभी। यूजुअली ग्रुप में जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो En कम होता जाता है। En कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा शेल बढ़ेंगी उतनी तरफ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम होगी या नहीं होगी? होगी ना, बिल्कुल। तो जब भी हम नॉन मेटल्स में ऊपर से नीचे जाते हैं तो En कम होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। तो फ्लोरीन का En सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका साइज तो सबसे छोटा है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा तुरंत से, एज कम्पेयर टू आयोडीन। इसलिए नॉन मेटल्स में क्या होता है, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नॉन मेटल में रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है। क्लियर है? मैंने बहुत अच्छी तरह इसको समझाने की कोशिश करी है। अब आप लोग, ऐसा हो नहीं सकता कि इसको भूल जाओ रिएक्टिविटी ऑर्डर। मेटल्स में जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं
तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता है बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। लेकिन जब हम नॉन मेटेलिक की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो वो देखते हैं EN से। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो EN कम होगा एंड रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल का बता रही हूँ, कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन आप लोग इसको ट्रीट कर लोगे। ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर आज तक किसी ने इतनी वे में नहीं समझाया होगा। ओके चलिए, अगर अभी आपको EN, EA, एटॉमिक साइज नहीं पता कर पा रहे हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मैंने यूजुअली तो बता दिया है, लेकिन इसी आर्टिकल में सब निकालेंगे कि EA कैसे निकालेंगे, EN कैसे निकालेंगे, एटॉमिक साइज कैसे निकालेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे। कोई भी एलिमेंट छोड़ो, कोई भी आपको कंपाउंड दे दे, कहीं से अपने मन से बनाकर दे दे कंपाउंड, तो भी आप उसका निकाल लोगे कि ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, या ये फिर एम्फोटेरिक नेचर का है। ओके, लेकिन लेक्चर में आपको सारे लेक्चर बिल्कुल देखने हैं, आपको स्किप नहीं करना है किसी को भी। ओके चलो, तो अभी हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा ग्रुप्स में, मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं पीरियड्स में। देखो, जब भी हम मेटल्स, देखो कहाँ तक मेटल्स हैं, फर्स्ट ए में मेटल्स हैं, F ब्लॉक में मेटल्स हैं, D ब्लॉक में टोटली मेटल्स हैं। जो P ब्लॉक है उसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तो क्या होगा, जो फर्स्ट ए का ग्रुप है, यहाँ से देखो, देखो जो फर्स्ट ए से लेकर जो 12th ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड S ब्लॉक एंड 3 to 12 D ब्लॉक। ओके जी, फर्स्ट ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फर्स्ट ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक रिएक्टिविटी कम होती है। उसके बाद P ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट होता है 13th ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप तक रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, देखो देखो यहाँ समझा दूँ। देखो, नो डाउट जब भी हम फर्स्ट से लेकर 13th ग्रुप तक आ रहे हैं तो उसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब मेटल्स ही मेटल्स हैं। लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने मेटल्स में अभी बताया आप लोगों को कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से देखते हैं। कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से देखते हैं। तो जो फर्स्ट ए का जो मेंबर है या फिर फर्स्ट ए का जो एलिमेंट है वो ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को, मान लो, क्योंकि जब भी हम पीरियड में जाते हैं ना तो वह नंबर ऑफ शेल तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। बताया था ना 2 8 8 8 1 1 ऐसे करना बताया था ना, 2 8 8 18 18 32 उस ऐसे फिल करना बताया था ना। तो जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहती है। तो मान लो अगर हम पीरियड में जा रहे हैं तो पीरियड में जाने पर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। देखो कितने, जो हम शेल में बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर से देखो, ये शेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ओके, मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उससे ज़्यादा बढ़ती तो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वो इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। जबकि जो फर्स्ट ए के एलिमेंट है उसमें मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ए में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना,
तो एक इलेक्ट्रॉन वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। लेकिन मान लो सेकेंड में आए, थर्ड ग्रुप में आए, फोर्थ ग्रुप में आए, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता ही तो जा रहा है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। पीरियड की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लो एक, देखो ऐसे समझो, एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ग्रुप है जिसमें मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से निकालकर अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या करना है, वो तो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को निकालकर नोबल गैसेस जैसा रख लेगा। लेकिन जो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले उसको 8 इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा, तभी तो वो अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर पाएगा, है ना। तो इसलिए जब भी हम मेटल्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फर्स्ट से लेकर 13th ग्रुप तक, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? कम होता है। जैसे कि आपसे पूछ ले फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो मैंने आज का आंसर बताया था, फर्स्ट ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? फर्स्ट ए में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड सेकेंड ए में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। ओके जी, क्लियर है सबको? चलिए, तो सेकेंड ए की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कम हो जाएगा। तो याद रखना है, जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? कम होगा। हम बात कर रहे थे रिएक्टिविटी की। जब भी हम फर्स्ट ग्रुप से 12th ग्रुप डी ब्लॉक तक रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो यूजुअली रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज यहाँ पर मेटल्स ही मेटल्स हैं, तो जैसे जैसे मेटल्स में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो जो फर्स्ट ए के मेंबर हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे एज कम्पेयर टू 12th ग्रुप। लेकिन पी ब्लॉक में जब हम 13 से 18 तक बात करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि जो 17 ग्रुप का मेंबर है वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को निकालकर अपनी रिएक्टिविटी 18 ग्रुप की तरह कर लेगा। ये बात हो गई आपकी पीरियड्स में रिएक्टिविटी की। तो ग्रुप में और पीरियड्स में रिएक्टिविटी पता लग गई। जब भी हम ग्रुप में बात करेंगे तो जो मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स में ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है, इजीली वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, क्योंकि उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें नोबल गैसेस या फिर हैलोजेंस की बात करें, हैलोजेंस में क्या होगा? जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो वहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर हम देखते हैं EN से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। EN क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो यूजुअली EN कम होता है, तो जो ऊपर वाले नॉन मेटल्स हैं वो उनका EN ज़्यादा है। तो अगर EN ज़्यादा है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगी। ओके जी, जिसकी वजह से जब भी हम नॉन मेटल्स में ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी कम होती है। जब हम पीरियड की बात करते हैं, पीरियड में जब हम फर्स्ट से 12th ग्रुप तक जाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है। जब हम 13 से 18 ग्रुप की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज 3rd से लेकर 12th ग्रुप तक मेटल ही मेटल्स होती हैं, तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखते हैं। तो 12th ग्रुप का मेंबर एक फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की 4th ग्रुप मान लो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन इजीली इलेक्ट्रॉन को निकालकर अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा एज कंपेयर टू 4 ग्रुप। नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। तो जो नॉन मेटल्स में जो हम पीरियड में आगे बढ़ेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो जो 17 ग्रुप के मेंबर हैं उनकी EN सबसे ज़्यादा है। इसमें भी रिएक्टिविटी EN से देखेंगे, उनकी EN सबसे ज़्यादा है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा।
ओके, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अब किसी का भी पूछे, अगर ग्रुप में पूछता है, पीरियड में पूछता है, तो आप निकाल लेंगे। इसका कंक्लूजन निकला रिएक्टिविटी ऑर्डर का, मेटल्स में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है एंड नॉन मेटल्स में ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है। जब पीरियड की बात करेंगे, पीरियड में फर्स्ट से लेकर 12th ग्रुप तक रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है एंड जब हम 13 से 18th ग्रुप में आगे आगे चलते जाते हैं तो वहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता जाता है, जिसका रीज़न क्या जाता है EN का। तो यहाँ पर हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर खत्म होता है। ओके, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो कल पढ़ेंगे हम इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट का और जेड इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी नीट 2022 या फिर 23 में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक में एक क्वेश्चन तो आता ही है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे। आज हमने रिएक्टिविटी पढ़ी है, तो आज जाकर जितना लेक्चर हुआ है आप लोग रिएक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं PYQ में, आप रिएक्टिविटी ऑर्डर को आज क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे और कल मैं इसके क्वेश्चन भी ले आऊँगी रिएक्टिविटी ऑर्डर वाले के, ठीक है, PYQ। तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आप करिए इसको, घर जाकर जो लेक्चर जितना पढ़ाया है उस लेक्चर को उतना रिवाइज़ करिए। प्रॉपर नोट्स तो आप लोग बनाते हुए चल ही रहे होंगे, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।